हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ईओडी का ही पार्ट ए भी है, पहले हम लोग रेट ऑफ चेंज कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले धीरे धीरे समझाए कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो मैं इसको पहले ना ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम आएंगे कि एओडी में यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखें इसमें पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि y इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, ऐसे लिख ले या फिर ऐसे लिख ले, एफ एक्स इक्वल टू वॉट एक्स। अब देखें इसका ग्राफ जो होगा इस तरह का ग्राफ होगा। कैसे? अगर x 0 डालोगे तो y भी 0, x 1 डालोगे तो y 1, 2 डालोगे तो इस तरीके से आता जाएगा 0 देन 1 देन 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 देन 2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ आपको दिखेगा, दैट इज y इक्वल टू व्हाट x। ठीक है, इसे देखें, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं तो क्या दिख रहा है, जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू में क्या दिख रहा है, बढ़ता दिख रहा है। ठीक है, इसको मान लिया हमने x1, x2, x3, x4 ऐसा। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है y1, y2, y3 एंड y4 ऐसा दिख रहा है। तो इस क्रम में अगर हम देखा जाए, हाँ क्रम सीक्वेंस कि x2 अगर x1 से बड़ा है, ठीक है, दिस इज x2 जो x1 से बड़ा है, तो यहाँ पे y2 भी y1 से बड़ा दिख रहा है। दिस इज योर y1, दिस इज योर y1। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। ठीक है, y कह ले या फिर इसी को fx भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, देन fx2 इज ग्रेटर देन व्हाट fx1। ठीक है, ये साफ दिख रहा है कि फंक्शन कैसा है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। fx इज a strictly increasing function। strictly increasing का मतलब होता है कहीं भी वो रुक नहीं रहा, बस जा रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ को समझो कि इस तरह से अगर ड्रॉ करूं, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे मान लो ये x1 है और ये x2 है, ये मान लो 1 है और ये 2 है, दैट इज व्हाट x1 एंड x2। मैं 4-5 ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, 2 से सिर्फ आइडिया जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि पिक्चर थोड़ा सा क्लियर भी रहे और वहाँ दिखे भी ठीक से। यहाँ पे देखें कि x2 is greater than x1, this implies that this is your what y1 and this is what y2। y1 y2 को हम क्या कह सकते हैं, fx1 और fx2। यहाँ पे देखें fx2 is less than fx1, दिख रहा है कि नहीं? x तो बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है। y घट के मतलब fx की वैल्यू कम हो रहा है। अगर ऐसा कहीं पे आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, fx is a strictly decreasing function, जो स्ट्रेट में दिख रहा है कि प्रॉपर्ली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ही है कि वो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, वो
सीधा डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे देगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क होता है, उसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी फर्क होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्राफिकल पोर्शन ये तो देखा जाए तो 10th स्टैंडर्ड का आइडिया से बता रहा हूँ मैं कि ग्राफ लिया और बता दिया, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे आऊंगा कि 12th में इसका यूज क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। तीसरा, देखें ये ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है। इसमें जरा देखें, ऐसा दिख रहा है, ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, बात नहीं, ठीक है। यहां से देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा समझ लो। ये मान लिया हमारे पास क्या है, y1 है, ये y2 है, y3 है, y4 है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। इसमें देखें x2 इज ग्रेटर देन x1, this implies that fx2 is greater than equal to fx1। या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है, या तो वो सीधा ऊपर बढ़ रहा है या फिर रुक गया है, ठीक है, नीचे नहीं आया। तो या तो ये ग्रेटर देन होगा या फिर, जबकि x की वैल्यू क्या दिख रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। fx1 या फिर fx2 या फिर y2 कह रहे हैं इसको हम, ठीक है, वो y1 से या तो बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। या तो बढ़ेगा या फिर स्टेबल रहेगा, उसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। ये डिफरेंस है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में। ग्राफ से पहले समझेंगे, अब फिर हम आएंगे कि हम कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, fx is an increasing function। fx जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरह डिक्रीजिंग में भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चला गया, दिस 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 दिस, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। ये मान लो 1 2 3 4 5 ऐसा है, ठीक है। ये रहा x1 x2 x3 x4 ऐसा चलता रहा, जा रहा है। इसमें देखें x2 is greater than x1, this implies that fx2 क्या लिख रहा है, less than equal to fx1, ठीक है। ये कम होता जा रहा है, fx2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, therefore fx is a decreasing function। ये क्या है हमारे पास, ये आपको ग्राफिकल आइडिया हुआ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है, सबको ठीक से समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमने आइडिया दिया अभी तक आप 10th स्टैंडर्ड से भी, इसमें हमने ना तो 11th का कोई आइडिया लिया ना 12th का आइडिया लिया, सिंपल ग्राफ दिखाया और बता दिया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर, इसको पहले कॉपी करना है। फिर जो फंक्शन ऐसे होगा, मतलब पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, आ रहा है। देख बेटा, फिफ्थ एग्जांपल इसी का, इसे
ऐसे दिखाता हूँ। ये आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा कहीं, कहीं तो दिखा होगा, याद करके बताओ कहाँ देखा। सर नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ हम्म? जीरोस, नहीं, फ्रीक्वेंसी, पैराबोला, फ्रीक्वेंसी साइन एक्स का ग्राफ 11 पे पढ़े होंगे। नहीं, ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैंने ठीक ग्राफ है। पढ़े थे। देखिए साइन एक्स का ग्राफ ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। ये साइन का ग्राफ होता है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। ये वैल्यू जो है ये 1 है, दैट इज व्हाट 1। और 270 जिसको हम क्या कहते हैं 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू आता है -1 पे, ठीक है। ऐसा आपने 11th में ग्राफ पढ़ा होगा। अब जब देखें ये ग्राफ 0 से 90 तक इंक्रीज कर रहा है और 90 से 180 तक डिक्रीज। तो fx जो है इज इंक्रीजिंग। हमें ये सिंबल दे रहा है इंक्रीजिंग के लिए, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। इंक्रीजिंग ऑन व्हाट 0 to 90 पाई बाई 2, ठीक है। ठीक। और fx इज डिक्रीजिंग ऑन, देखो डिक्रीजिंग यहाँ से यहाँ तक तो हो ही रहा है, आगे भी जा रहा है। तो ये अगर प्रॉपर डिक्रीजिंग मुझे लिखना होगा तो कहाँ से कहाँ तक लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ तक भी है तो डिक्रीजिंग तो है, आगे भी है स्टिल डिक्रीज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक। और फिर से अगर हम देखें तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर इसी पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो फिर हम ये क्लोज की जगह क्या लिख लेते हैं ओपन, क्योंकि पाई बाई 2 डालेंगे या 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्ट्रिक्टली के लिए फिर हम क्लोज ब्रैकेट कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। अब देखो अगर कोई कहे कि 0 से लेके पाई तक में साइन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, 0 से लेकर पाई तक में अगर आपको पूछे कि साइन एक्स का फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों ही है। इसके कुछ पार्ट्स में इंक्रीज कर रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है। तो अगर 0 से पाई बाई टी पूछ रहा है तब तो ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 में ये डिक्रीज कर रहा है, और फिर 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई में इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर ये कह दे कि 0 से पाई में क्या कर रहा है, ठीक है, और ये भी ना कहे कि इसको ब्रेक करके आप बताओ कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो हम इस ऐसे फंक्शन को जिसमें सम पार्ट्स में इंक्रीज कर रहा है और सम पार्ट्स में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर इंटरवल में ना तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन मानेंगे और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसके कुछ पार्ट में इंक्रीज करता दिखेगा और कुछ में डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कुछ बच्चे जो है कुछ टेस्ट में पास हो रहे हैं और कुछ टेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो इसके बारे में प्रेडिक्शन क्या करोगे? कांट सी कहोगे ना, पता नहीं ये पास करेगा या फेल करेगा, पता नहीं चलता कब किसी में पास हो जाता है किसी में, क्योंकि प्रॉपर वे में वो कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। इसमें भी कुछ पार्ट में इंक्रीज कर जाए कुछ पार्ट में डिक्रीज कर जाए, तो उस पूरे इंटरवल में हम क्या लिखेंगे? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर कभी ऐसा पूछ दे तो अगर वो कहते हैं कि नहीं आप इंटरवल क्रिएट करके बता दें कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो फिर ठीक है हम इंटरवल क्रिएट करेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें इंक्रीज कर रहा है इसमें डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हो तक कोई दिक्कत? एक और ग्राफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरह का ग्राफ भी आप लोगों ने देखा होगा, 11th में ऐसे ग्राफ भी आपने देखा। ये मान लो 1 है, ये 2 है, दैट इज व्हाट x1 एंड
दैट इज y1 एंड y2। एक बार फिर से क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। x2 इज ग्रेटर देन x1, fx2 जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, y2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंबल में, दैट इज व्हाट, इंक्रीजिंग। अब जरा देखें इधर, ये -1 ये -2, ठीक है। इस केस में देखेंगे ये हमारे किसके लिए था, राइट हैंड साइड के लिए था, राइट हैंड साइड के लिए। जरा लेफ्ट हैंड साइड के लिए जाए आप, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तब क्या होगा, इधर भी x बढ़ रहा है, x तो बढ़ा लिया हमने, लेकिन y क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो पार्ट हमारा, ये x2 ग्रेटर देन x1, fx2 ग्रेटर देन fx1 विच इज इंक्रीजिंग, ये मैं वहां पर लिख देता हूं बेटा, ऑन इंटरवल है 0 से 2 के बीच में, 0 से। लेकिन अगर यही चीज मैं लेफ्ट में चला जाऊं तो यहाँ पे ये हमने मान लिया x1 और ये हमने मान लिया x1 एंड x2, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि x1 जो है, इधर से ले लेता हूँ x1 तो मैं कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, क्योंकि जो बड़ा है x2 हमने हमेशा बड़ा रखा है ना, तो इस केस में भी हम x2 को बड़ा ही रखेंगे, ठीक है। x2 इज ग्रेटर देन x1, यहाँ पे क्या दिख रहा है, fx2 fx1 किस इंटरवल में दिख रहा है, -2 से 0 तक में दिख रहा है प्रॉपरली, -2 से सीधा 0 में। फंक्शन क्या है हमारा, डिक्रीजिंग। क्लियर हो यहाँ तक, पक्की बात है। तो ग्राफ से हर तरह के ग्राफ को दिखाने की मैंने कोशिश की है कि देखें ये ग्राफ जो है, ये पार्ट अगर इधर से हम ऐसे देखेंगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि x बढ़ा रहे हैं, हमारा y क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और एक ही आइडिया से मैं थ्रू आउट लेके बढ़ा हूं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। तो उसमें fx की वैल्यू बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब रही बात, ये सारा चीज तो ठीक है, ग्राफ है, जिसका ग्राफ आता है हम ग्राफ ड्रॉ करके तो कर लेंगे, लेकिन हर चीज का ग्राफ ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता। तो हम पता कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एप्लीकेशन का यूज होना शुरू हुआ कि हम किसी भी फंक्शन का आइडिया जनरेट कैसे करेंगे विदाउट एनी ग्राफ, ठीक है। और हम पता कैसे कर लेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसका भी छोटा छोटा आइडिया देता हूँ। पहले जरा देखें, इसी का जो मैं साइन का ग्राफ दिखाया था अभी, उसी ग्राफ को लेके मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा जो है ना पॉइंट, जहाँ से कोई फंक्शन चेंज हो जाता है, इंक्रीज होते होते वो फिर से डिक्रीज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्या कहते हैं, या फिर टर्निंग पॉइंट। ज़्यादातर बुक में आपको दिखेगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। देखें, इससे पहले कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ऐसे कर दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें ऐसे, ये सभी टेंजेंट आपको पॉजिटिव दिखेगा। कैसे टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट मींस स्लोप यहाँ पे, ठीक है। जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इसके थ्रू हम जब स्लोप पे जाएंगे तो देखो, तो अगर ये एंगल बन रहा है थीटा और ये पॉइंट है, ठीक है जी, तो tan थीटा की जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है। एंगल क्या हमारे पास, ऑब्ट्यूज नहीं है, ठीक है। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, सीधी लाइन, और उस पर सिर्फ दो तरह का एंगल बनता है, एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। तो ये एक्यूट एंगल बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जब एक्यूट एंगल tan थीटा में होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब कभी भी आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, क्या होगा,
याद रखोगे? ठीक है ना? अब जरा देखें इस पार्ट से, इधर आप किसी भी लाइन पे ड्रॉ करें, ऐसे एंगल क्या बना? ये एंगल एक्यूट बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव जब आएगा तो फंक्शन कैसा होगा? दिख रहा है? अब हम ग्राफ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्राफ हम छोड़ेंगे। ठीक है ना? ग्राफ का आइडिया हमने ले लिया। अब आता है कि हम विदाउट ग्राफ कोई फंक्शन अगर दे रखा है तो कैसे कैसे हम करेंगे। ठीक है ना? इस लाइन पे भी ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा ये थीटा। यहाँ भी क्या होगा? स्लोप नेगेटिव। ठीक है ना? यहाँ भी क्या होगा? ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। यानी अब हम 10 से आगे बढ़ गए, कहाँ पहुँच गए? 11 पे। 11 में हमने स्लोप पढ़ा है ना? अभी हमने बताया कि स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ तो ठीक है ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव हुआ तो डिक्रीज। अब आते हैं 12th पे। इस बार हमने पढ़ तो लिया, 10th भी पढ़ लिया, ग्राफ से देख लिया, स्लोप से देख लिया। अब हम आएंगे कि एओडी को हम कैसे फाइंड आउट, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब जरा देखें, यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक और पॉइंट से। y = x + 2 है, इसका स्लोप क्या है? देखो ये y = x + c में है, mx + c। ठीक है, यहाँ पे n क्या है इसका? 1 और c क्या है ना? स्लोप देखते ही हम क्या बता दिए कि फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसी चीज को अब डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएशन का आइडिया हो गया है ना? dy अपॉन होगा कि और dy अपॉन dx को ही हम यहाँ पे m कहते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें आइडिया क्या हुआ कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि जो dy अपॉन dx है वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट को। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, और अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अब उसमें क्राइटेरिया होगा, तो उसका क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे समझ गए। पहले 10th में मैं 10th से थ्रू पहुंचा ग्राफ में, ग्राफ के थ्रू फिर 11th में आया स्लोप पे, और इसी स्लोप को dy अपॉन dx को ही m कहा जाता है। ठीक है ना? दैट इज व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद रखोगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस चीज को याद रखोगे। ठीक है ना? कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको dy अपॉन dx को, और इसी को हम क्या कहते हैं? f डैश x। dy अपॉन dx को f डैश x भी कहा जाता है, क्योंकि y हमने बताया ना कि fx को y कहते हैं। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, fx का डेरिवेटिव f डैश x। क्लियर हुआ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सीधा सीधा आऊँगा आपको कि हम कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को EOD के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ बेसिक पार्ट था कि कैसा होता है और कैसे अब हम अप्लाई करेंगे, इसका यहाँ तक आइडिया दिया मैंने। अब इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा कि अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम कैसे कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना? इसको कॉपी कर लीजिए। देखो टाइप में एक और चीज़ बता दूँ इसी पार्ट में थोड़ा सा, कि y = अगर -x + b हुआ या -2x + b हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? -2 विच इज व्हाट? <0। तो ये जो हमारा होगा इसका स्लोप क्या दिख रहा है? नेगेटिव। तो फंक्शन कैसा आएगा? डिक्रीजिंग, जो हमने आइडिया भी दिया है। ठीक है ना? अब इसे मैं रफ कर देता हूँ।
अब मैं ये बताने जा रहा हूँ बेटा कि अगर कोई फंक्शन दे रखा हो और हमें उसका ग्राफ नहीं पता और विदाउट ग्राफ करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बेसिक रूल होगा आपका स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लेट f(x) इज ए फंक्शन। हमने मान लिया कि f(x) कोई फंक्शन है। ठीक है, तो पहला स्टेप है आपका, दो तीन स्टेप में इसमें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये फाइंड f(x), इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कोई क्वेश्चन हो, पहला काम क्या करना आपने, डिफरेंशिएट कर देना और 4 नंबर में 1 नंबर का विभाग मिल जाएगा। पहला काम कर देना। ठीक है, दूसरा स्टेप टू फाइंड इंटरवल। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइंड द इंटरवल वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या हमें नीड है कि हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा और फिर पता करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किसमें डिक्रीज कर रहा है। समटाइम्स तो मेंशन होगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन में मेंशन ही किया जाएगा कि फाइंड द इंटरवल वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। समटाइम्स मेंशन नहीं होगा, नीड होगा। ठीक है, अंडरस्टूड होगा तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इन बोथ केस में क्या लिखेंगे, राइट f(x) इक्वल टू 0, जो आपने डेरिवेटिव किया उससे इक्वल टू क्या कर दोगे, 0, एंड फाइंड इंटरवल। तो मैं बताऊंगा कैसे इंटरवल क्रिएट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर इंटरवल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा, मान लो इंटरवल जो आपने क्रिएट किया वो इंटरवल a b है, कोई ना कोई इंटरवल तो आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया c a b, कि वो इंटरवल कुछ होगा। तो जरूरी नहीं कि सिंगल इंटरवल हो, वो मोर देन वन इंटरवल भी हो सकता है, 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। इफ f(x) is greater than 0 on interval AB, then f(x) is a strictly increasing function on AB। जैसा कि हमने फिगर में दिखाया था कि अगर ग्रेटर देन 0 हो सिर्फ, ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिखाया था ना, ग्राफ सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो। उसके बाद नेक्स्ट में देखें, अगर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो ऑन इंटरवल AB, और AB वो क्लोज में भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। देन f(x) is an increasing function on AB, और जो भी ओपन दिया हुआ हो या क्लोज दिया हुआ हो, जो दिया हुआ रहेगा उसमें लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है तक। अगर ग्रेटर देन हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो, ठीक है। उसी तरीके से अगर f(x) लेस देन 0 हो गया और interval AB, then f(x) is a strictly decreasing function on AB।
पॉइंट्स आपको अब याद रखना है, इसी पे आपका सब कुछ निकल जाएगा। ये पॉइंट्स अगर आप अच्छी तरह लर्न हो जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू 0 हुआ ऑन इंटरवल ए बी, और इसमें रूल भी हो सकता है, देन f(x) is a decreasing function on interval open interval a b और क्लोज इंटरवल a b, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे लिखोगे। ये तो आइडियाज हो गए कि हमें कैसे पता करना है। फिर हमने ये बताया था अभी कि कुछ पार्ट में इंक्रीज कर जाए, कुछ पार्ट में डिक्रीज कर जाए, उसको हम नीदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग है, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। द फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो एक पॉइंट लिखोगे, द फंक्शन which is strictly increasing is an increasing function, but converse is not true। कन्वर्स का मतलब उल्टा, कि अगर कोई इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है। उसी तरीके से हाँ, which is strictly decreasing is a decreasing function, but converse is not true। कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। और एक और आपको लिखना है कि if a function is increasing in some parts of AB and decreasing in some parts of AB, which is what neither increasing nor decreasing on AB। अगर कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा हो और कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा हो तो फिर हम उसको उस पूरे पार्ट में neither increasing nor decreasing कह देंगे। इसको ऐसे समझाता हूँ मैं। इसको ना यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। 0 to पाई ये रहा π/2। f(x) is increasing on 0 से π/2, ठीक है। फिर लिखेंगे f(x) is decreasing on π/2 से π, and therefore f(x) is neither increasing nor decreasing। इसको रफ कर दूं, इस पार्ट ना। हाँ सर, नहीं नॉर। अच्छा, नॉर नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर। डिक्रीजिंग ऑन 0 to π। अब ठीक है ना।
इसको मैंने सीधा एग्जाम्पल से समझा दिया है ताकि आप इस बात को समझ सकें, ठीक है। अब कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज दिस। ये फंक्शन दे रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल, इंटरवल पता करें कहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कम टू द सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चे, ठीक है, सिंस पहले इसको लेके बढ़ लेते हैं हम। fx इक्वल टू 4x क्यूब 72x प्लस 30 एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 12 माइनस 12 माइनस, यहाँ से 12 कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे आप, कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x that is x minus 3 and x plus 2। क्वेश्चन में लिखा है कि टू फाइंड द इंटरवल, ठीक है, टू फाइंड इंटरवल हम क्या लिखेंगे, f dash x इक्वल टू 0, जैसा कि हमने स्टेप लिखवा रखा था। इट मीन्स 12 x minus 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गया एक -2 और एक +3, ठीक है ना। अब देखिए इंटरवल हम बनाते कैसे हैं, एक नंबर लाइन के थ्रू देखेंगे आप, ठीक है ना, कि हम इंटरवल को कैसे क्रिएट करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू इसमें मेंशन नहीं है और फंक्शन अलजेब्रिक है, फंक्शन अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो आप जानते हो अलजेब्रिक फंक्शन में अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है वो -∞ से +∞ तक होता है, ठीक है ना। तो इधर एंड पॉइंट क्या लिखेंगे, -∞, इधर +∞। बीच में वो वैल्यू डालेंगे जो आपने यहाँ पे लाया है, x की वैल्यू, दैट विल बी व्हाट, -2 एंड 3। क्लियर हो यहाँ तक, इंटरवल क्रिएट हो गया। फर्स्ट इंटरवल क्या है, -∞ से -2, दूसरा क्या है -2 से फिर 3 से, 3 इंटरवल क्रिएट हो गया आपके। इस तीनों इंटरवल को यहाँ पे हम लिखेंगे डाउन, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक, ठीक है। दूसरा क्या है, x बिलोंग्स टू -2 से +3 तक, और तीसरा क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू 3 से ∞ तक। क्लियर, यहाँ तक भी किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है। अब हम इस इंटरवल को चेक कैसे करेंगे, ये पॉइंट आता है कि हम चेक करेंगे कैसे, ठीक है। देखें, हमें चेक किसको करना है, f डैश x को। लिखा ना कि f डैश x इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, 0 ऑन द इंटरवल द फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल, ठीक है ना। -∞ से -2 के बीच में कोई एक नंबर ले लें, एनी नंबर, ठीक है, -3 -4 -5 -10 कुछ भी ले सकते हो। उसको f डैश x में डालो, कहाँ डालोगे, f डैश x में। मान लिया कि वो वैल्यू हमने -4 ले लिया है, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, जब देखें तो यहाँ पे 12 -4 ले तो क्या हो जाएगा, ये -7, और यहाँ पर अगर -4 ले तो क्या आ गया, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ठीक है। हमने क्या वैल्यू आ रहा है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है सिर्फ वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ उतने से पता हो जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर पॉजिटिव आ गया इंक्रीजिंग में चले जाएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव आ गया तो अब डिपेंड करेगा, कुछ में पूछा है क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इंक्रीजिंग अगर पूछा है तो ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है।
ये वैल्यू प्रॉपर क्या वैल्यू आ रहा है देखो तो पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे लिखेंगे f डैश x इज व्हाट पॉजिटिव, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं ऐसा। ज्यादा समझने के लिए आपको लिखने की जरूरत है तो ऐसा लिखें 12 लिखा, इसके बीच में वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव और ये भी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया, इट मींस व्हाट, इट इज व्हाट ग्रेटर देन 0। उसके बाद लिखेंगे fx is a strictly increasing function। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर हो? इसमें है, अब मैं बार बार पूरा नहीं लिख रहा बेटा, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ कि ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब आ जाए हम -2 से 3 में, क्या लोगे 0 ले लो, सिंपल, ठीक है। 0 जैसे इसमें डालोगे तो ये वैल्यू देखो तो 12 नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव और ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। यहाँ क्या लिखेंगे लेस देन 0, fx इज क्या लिखूं स्ट्रिक्टली, सर अगर हम 2 मतलब 2 ले लेते ले लेते, नहीं 3 ले लेते तो 0 जाती है, तो हाँ 0 जाते हैं बेटा, हम तो इसे इक्वल टू 0 करके लाए ही हैं, तो ऑब्वियसली वो 0 करेगा। इसका मतलब उस पॉइंट, वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट है जहाँ से घूम रहा हो, ठीक है ना। जैसे देखा था ना ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। देखिए नेक्स्ट में जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा उसे जब कभी भी रखोगे वो इक्वल टू 0 दे देगा, क्यों? क्योंकि हम उसे इक्वल टू 0 करके ही तो लाए हैं, तो ऑब्वियसली 0 देगा, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होगा f डैश x क्या होगा 3 से ऊपर कोई भी वैल्यू डालो, ये रहा 12, ये रहा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखें यहाँ पे क्या रहा था आपका इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या रहा था ऐसा, ठीक है। ये साइन है इंक्रीजिंग का, ये डिक्रीजिंग, इस केस में स्ट्रिक्टली हो रहा है तो स्ट्रिक्टली लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बता देता हूँ, ये 99% 100% करेक्ट नहीं है, ऑब्वियस रिजल्ट नहीं है, इसलिए आप हर इंटरवल को चेक जरूर करना, बट ये 99% केसेस ऐसा होता है कि ये ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ऑब्वियसली नहीं होता है, ऐसा मान के नहीं चलेंगे, लेकिन 99% चांस है कि ये होगा, ठीक है जी, क्लियर हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पक्की बात है। अगर कहीं पे इसमें डाउट है तो पूछ लें। सर अगर वहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल स्प्लिटिंग का ऑप्शन नहीं बना तो क्या डी का फॉर्मूला यूज करते हैं? नहीं, वो तो अगर सिंगल टर्म कोई रहेगा, मान लो कि ये डबल टर्म स्प्लिट नहीं है, कोई ऐसा वैल्यू आ गया है, देखो y या fx इक्वल टू ऐसा 7x + 4, डिफरेंशिएट किया, नहीं सर ये तो हो गया ना, तो ये तो साफ पता चल गया कि पॉजिटिव ही है, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हमेशा के लिए, ठीक है। अब किसके लिए पूछ रहे हो, जैसे 7x², चलो ठीक है, मैं उसका कहना है कि अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं किया जैसे जनरली, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, हाँ ठीक है, हम उसका यूज करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, ये होगा करेंगे, और वो पॉइंट भी तो इसी के बीच कहीं ना कहीं आएगा, जैसे 0 के और फिर नहीं होगा कि हम प्रॉपर उसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे, है ना, नहीं आप करोगे वैल्यू आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, रूट में आएगा, यही तो होगा, आएगा तो जरूर। और अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन मान लो ऐसा होता कि पहले से ही दे देता कि ये इंटरवल जो है -10 और +10 के बीच में है, ऐसा मेंशन कर देता कि भैया ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया, तुमने क्या ले लिया -∞ से +∞, एंड पॉइंट ले ली, लेकिन कहता नहीं
-10 और 10 है और इसी को ब्रेक करेगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं -10, यहाँ क्या लिखते हैं 10 और फिर ये ब्रेक कर देते हैं। ये कर सकता है, ठीक है ना, कि पहले से कुछ इंटरवल दे दे और फिर कहे कि फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो इंटरवल दे रखा होगा उसको एंड पॉइंट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो? और कोई दिक्कत? समटाइम्स वो इंटरवल पहले से मेंशन कर देगा कि आप सिर्फ इस इंटरवल में दिखाएं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मुझे इंटरवल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो इंटरवल मेंशन होगा उस इंटरवल में चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन डेरिवेटिव जो है f(x) पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसलिए मैंने मेंशन किया है कि अगर उसमें मेंशन हुआ टू फाइंड द इंटरवल या मेरा नीड हुआ तभी हम उसको इक्वल टू 0 करेंगे। अगर वो पहले से इंटरवल दे देगा तो इंटरवल पार्ट पे हम फिर नहीं जाएंगे, हम सीधा चेक करेंगे कि f(x) पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर हो सभी ना? पक्की बात? ठीक है।